हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स इस चैप्टर की। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला है यूडी, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, दूसरा है एरर और तीसरा है मेजरमेंट। किससे मेजर करेंगे? हमारे सिलेबस में है स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो ये बात तुम पढ़ चुके हो कि भाई बेसिक क्वांटिटीज, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोला जाता है, वो 7 रहते हैं ना, और बाकी रहती हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेसिक क्वांटिटीज का तुम्हें यूनिट्स पता होना चाहिए, डायमेंशंस पता होने चाहिए, कैसे लिखा जाता है, मास का कैपिटल एम से, लेंथ का कैपिटल एल से, टाइम का कैपिटल टी से, इस तरीके से। करंट का ए से लिखते हैं, कहीं कहीं वो आई से भी लिख दिया जाता है। वैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशंस कैसे निकाले जाते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। डेराइव्ड क्वांटिटीज आ गई जैसे फोर्स, या फिर बोलते हैं हम प्रेशर, तो वो तुम्हें निकालना आना चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके डायमेंशन और यूनिट्स तुम्हें पता होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हर एक डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट्स एंड डायमेंशन याद रह जाता है, हम उसको डेराइव भी कर सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है डेराइव्ड क्वांटिटीज। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको पता करना है, एक बार के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे प्रेशर या फिर पावर ले लेते हैं, ये लो कि भाई पावर जो है इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस बताओ। तो पावर जो रहता है ये रहता है वर्क पर यूनिट टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, ये आ गया। अब वर्क डन क्या रहता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये बन गया। फिर उसके बाद हम बात करें फोर्स क्या रहता है? मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो अब मैं ऐसे लिख देता हूं एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख देते हैं, टाइम को स्मॉल टी से लिख देते हैं। अब मास तो आ गया बेसिक क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या रहता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एम एक्सेलरेशन आ जाएगा v बाय टी, तो ये बन जाएगा mvs बाय टी स्क्वायर। और वेलोसिटी रहता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये आ जाएगा m, v को रखेंगे s बाय टी, तो ये बन जाएगा s स्क्वायर बाय टी क्यूब। अब अगर हम ध्यान से देखें तो पावर किस में हम ले आए हैं? बेसिक क्वांटिटीज के टर्म्स में ले आए हैं। एक तरीके से ये हो गया मास मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से लेंथ है, तो मास इंटू लेंथ स्क्वायर, और नीचे आ गया टाइम क्यूब। अब अगर हमें पावर का यूनिट लिखना है तो पावर का यूनिट आ जाएगा, मास का रहता है भाई केजी, लेंथ का रहता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और टाइम का रहता है सेकंड, सेकंड क्यूब, ये आ गया। अगर तुम्हें पावर के डायमेंशंस लिखने हैं तो देखिए, मास के लिए हम लिखते हैं m, लेंथ के लिए लिखते हैं हम l और इसका स्क्वायर, ये हो गया। टाइम के लिए लिखते हैं t और t क्यूब है ऐसे, तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो t पावर -3, ये आ गए यहाँ पे डायमेंशन। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। अब रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ए न्यू सेट ऑफ बेसिक क्वांटिटीज, ये 2 यूज हैं। और अगर हम बात करें तो ये तो तुम्हें आना ही चाहिए, साथ में ये दोनों यूज हैं। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब देखो बच्चों, रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ये कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो जेई में भी आया हुआ है। जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इनसे हमें हेल्प से क्या निकालना है? मास और लेंथ के यूनिट्स अपने को निकालने हैं। किस तरीके से ये डिपेंड करता है? तो हमारे लिए इन्होंने बोल दिया है कि भाई प्लैंक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इनके टर्म्स में हमें बात करनी है मास की। तो कैसे किया जाता है ये सवाल? m बराबर आ जाएगा h पावर x, c पावर y, g पावर z, ऐसे लिख लिया जाता है। मास h पे, c पे और g पे डिपेंड कर रहा है, तो h का पावर x, c का पावर y, g का पावर z, इस तरीके से लिख लो। और उसके बाद दोनों तरफ डायमेंशंस मैच कर दो। तो मास का डायमेंशन लिखो
प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन लिखो तो मास के लिए डायमेंशन हो गया ml0 t0। प्लैंक कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए जो डायमेंशन हो जाता है वो आ जाता है ml2 t-1। तो इसका पावर है x। स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड का lt-1y और g पावर z। तो g के लिए जो आता है g कैसे बनता है याद भी नहीं है तो निकाल सकते हैं, g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो g हो जाएगा फोर्स इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स के लिए रहता है ml2 ml1 t-2। ये g m1 m2 ये बन गया m स्क्वायर और r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। तो g यहां से बन जाएगा m-1 l³ t-2 और पावर z। अब बस कुछ नहीं करना है, इस साइड देखो m पे पावर क्या है x, यहां से मिलेगा, यहां से कुछ नहीं और यहां से -z। फिर l पे पावर है 2x, यहां से मिलेगा y और यहां से मिलेगा 3z। और t पे पावर है, यहां से मिलेगा -x -y -2z। ठीक, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड पावर मैच करा दो। इधर m पे पावर है x - z, इधर है 1 तो x - z 1। फिर है 2x प्लस y प्लस 3z, ये हो जाएगा 0। और t पावर है -x -y -2z बराबर, ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा y का और z का, तो वो यहां पे रख दो। m बराबर h पावर ये, c पावर ये और g पावर ये। तो फिर पता हो जाएगा भाई m h पे कैसे डिपेंड कर रहा है, c पे और g पे। ठीक, तो इस तरीके से के क्वेश्चन जेईई एडवांस और मेंस दोनों ही लगातार पूछ रहे हैं और बहुत ही आसान सा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इसको तुम्हें जरूर करना चाहिए, आसानी से इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक बार करने का तरीका आ गया तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए सेम प्रोसेस उसमें रहता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट, एरर। एरर दो तरह के आएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर वाला सवाल जब भी आएगा तो तुम्हें बहुत सारे रीडिंग्स दिए जाएंगे। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम ए से लिख रहे हैं, उसके स्मॉल n रीडिंग्स अपने को दिए हुए हैं, a1 a2 ऐसे करते करते an तक। फिर उसमें जो हमसे पूछा जाता है, रीडिंग्स देके और पूछा जाता है कि भाई बताइए इसमें कितना एरर है, कितना फ्रैक्शनल एरर है या फिर कितना परसेंटेज एरर है। तो कैसे निकाला जाता है एरर? तो सबसे पहले तो सभी रीडिंग्स का तुम मीन वैल्यू निकाल लो, सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ रीडिंग्स जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। जैसे ही मीन वैल्यू आ जाएगा, अब हम इसको मान लेते हैं कि भाई ये है मेजर्ड वैल्यू। ठीक, फिर उसके बाद हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालो। ध्यान रखो एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो पहले रीडिंग a1 में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a1, ये आ जाएगा a1 माइनस a मीन। इस रीडिंग में और मीन वैल्यू में जितना डिफरेंस है, और मैंने मोड लगाया है, अगर कहीं नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो मोड लगा हुआ है, वो वापस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर का सिंपल सा मतलब है कि भाई उस रीडिंग में और मीन वैल्यू में कितना डिफरेंस है। फिर उसके बाद हर एक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर आ गया तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, सभी एब्सोल्यूट एरर्स का मीन वैल्यू। तो सभी एरर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय जितने रीडिंग्स हैं उस नंबर से डिवाइड कर दो। अब ये जो एरर आया है हम ये मानते हैं कि भाई ये एरर है रीडिंग्स में। ठीक, तो जब भी रैंडम एरर का क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे रीडिंग्स तुम्हें दिए जाएंगे, 5 7 10, तो ये वाला प्रोसेस काम में लेना है, ये आ जाता है एरर। अब फाइनल रीडिंग हम क्या लिखते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, इस तरीके से वैल्यू लिखा जाता है। जैसे तुमसे कोई बोले कि भाई स्पीड हमने पता किया एक कार का और उसके 5 रीडिंग्स लिए, एक बार आया 20.1, फिर 20.2, फिर 20.3, फिर 20.2, वापस 20.5, इस तरीके से। तो बताओ इस कार का स्पीड कितना होगा। तो इस कार का स्पीड हम मानते हैं ए मीन के बराबर, और उसमें कितना एरर होगा, डेल्टा ए मीन। तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। कभी कभी वो एरर ना पूछ के फ्रैक्शनल एरर पूछ लेते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर सिंपल है, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। और
परसेंटेज एरर डेल्टा ए मीन बाय ए मीन वैल्यू इनटू 100। फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बन जाएगा परसेंटेज एरर। अब देखो बच्चों, सेकंड टाइप के जो एरर आते हैं, रैंडम एरर की बात कर ली। फिर जो एरर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी में एरर पूछा जाता है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके हेल्प से, मेजर्ड वैल्यूज के हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल x एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसके इक्वल है, a प्लस बी के। a और b मेजर्ड वैल्यूज है। हम जानते हैं मेजर्ड वैल्यूज में एरर होता है, तो a में एरर है, b में एरर है। हमसे पूछा गया है कि x में एरर बताओ, तो x को हम कैलकुलेट कर रहे हैं मेजर्ड वैल्यूज के हेल्प से, तो x में एरर हमसे पूछ लिया जाता है। या फिर x बराबर दे देंगे a माइनस बी, या x बराबर जैसे a प्लस बी बाय सी, a b c ये सब क्या है, मेजर्ड वैल्यूज है, इनमें एरर है। x a b c इन पे डिपेंड कर रहा है तो x में भी एरर आएगा। या फिर इस टाइप के आ जाते हैं x बराबर a b, या x बराबर a बाय b, या फिर x बराबर a log b, इस टाइप के x बराबर a स्क्वायर b बाय c क्यूब, इस तरीके के। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। अब देखिए होता क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर जो फॉर्मूला है उसमें कहीं प्लस माइनस का तुम्हें साइन दिखे, तब तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद जो dx dA dB बनते हैं, इनको हम लिखते हैं डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं और एरर को मैक्सिमम बनाते हैं। इस टाइप का अगर कुछ आए तो पहले हम लॉग लेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, IIT JEE 2017 में ये पूछा था, क्वेश्चन था कि भाई बताइए ए पर्सन मेजर्स द डेप्थ of a well by measuring the time interval between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of time is 0.01 second. He measures the depth of the well to be 20 meters. Take the acceleration due to gravity 10 meter per second square. Velocity of sound 300 meter per second. Find fractional error in measurement of length. ये क्वेश्चन था। तो देखो एक स्टोन को L डेप्थ के एक वेल में यहाँ पे डाला गया, तो सबसे पहले तो स्टोन L नीचे जाएगा, कितना टाइम लगेगा, √2L/g। फिर उसके बाद जैसे ही वो नीचे टकराएगा बॉटम से तो साउंड जनरेट होगा, साउंड को L ऊपर आने में टाइम लगेगा L/v, v है स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे टाइम का हमने फॉर्मूला बना लिया, अदरवाइज कभी कभी फॉर्मूला दे देते हैं, कभी कभी अपने को बनाना पड़ता है। अब इन्होंने एरर की बात की है, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएट कर दो इसको t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1√2/g, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है और L में एरर है, तो √L का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2√L dL/dt, प्लस L/v को करेंगे तो 1/v dL/dt। अब इस पूरे में क्या कॉमन आ जाएगा, 1/dt, उसको इधर ले जाओ तो dt बराबर आ जाएगा, ये √2 है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं, 1/√2gl, ये आ जाएगा dl प्लस dL/v, इस तरीके से आ गया। अब हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना है L में, मतलब डेल्टा L/L निकालना है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद एरर को मैक्सिमम बना लो, तो टाइम में एरर डेल्टा t, dl को क्या रखेंगे, प्लस डेल्टा L की माइनस डेल्टा L, प्लस ही रखेंगे तभी ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा L/√2gl प्लस डेल्टा L/v। अब हम यहां से डेल्टा v का L का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा वैल्यूज रख देते हैं। डेल्टा t अपने को दिया है क्वेश्चन में, ये है 0.01 बराबर डेल्टा L कॉमन आ गया, अंदर आएगा 1/√2g का वैल्यू 10 और L का वैल्यू अपने को दिया है यहाँ पे है 20 प्लस 1/v और ये है 300। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/20 प्लस 1/300, एलसीएम आएगा 300, ये हो जाएगा 15 प्लस 1 तो 16। तो डेल्टा L अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बना 1/20 प्लस 1/300।
ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ था 300 LCM आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 1 16। तो ये डेल्टा एल बराबर हो जाएगा 16/300, इसको इधर ले जाओ तो 3/16। तो फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल है 3/16 और एल का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, ये अपने को दिया है एल का वैल्यू है 20 और परसेंटेज में पूछा है तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 अपने से पूछा है तो इंटू 100 और कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 15/16 लगभग 1%। तो ये था। फिर एरर के कुछ इस टाइप के भी रहते हैं जिनमें प्लस माइनस साइन नहीं होता, जैसा IIT JEE 2015 में पूछा है कि भाई एनर्जी है a² e पावर माइनस अल्फा t। तो एनर्जी में अपने को एरर बताना है और वो भी बताना है परसेंटेज एरर। तो ऐसे सवालों में जहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं होता तो पहले ले लो log ln e बराबर ये हो जाएगा 2 ln a प्लस ln e पावर माइनस अल्फा t, वो बन जाएगा माइनस अल्फा t। log लेने के बाद अब इसको इधर e के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 1/e बराबर 2 ln a का 1/a da बाय de माइनस अल्फा तो कांस्टेंट है dt/de। इसमें से 1/de कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 1/dt आया था तो 1/de को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा de/e बराबर 2 da/a माइनस अल्फा dt। अब एरर को मैक्सिमम बना लो तो डेल्टा e/e बराबर da को रखेंगे प्लस डेल्टा ए माइनस अल्फा और dt को रखेंगे माइनस डेल्टा t। हमेशा ध्यान रखो एरर को मैक्सिमम बनाना है। da प्लस माइनस डेल्टा ए हो सकता है, dt प्लस माइनस डेल्टा टी हो सकता है। तो प्लस साइन माइनस साइन हम ये देख के काम में लेते हैं कि एरर होना चाहिए मैक्सिमम। अब क्या पूछा है परसेंटेज एरर, तो de/e इंटू 100 ये बन जाएगा 2 डेल्टा a/a इंटू 100, ये बन गया प्लस अल्फा डेल्टा t इंटू 100। अब आगे देखो बच्चों, ये अपने को निकालना है। a में परसेंटेज एरर अपने को दिया था 1.25%, तो डेल्टा a/a इंटू 100 ये अपने को दिया है 1.25 प्लस अल्फा का वैल्यू अपने को दिया गया था, अल्फा था 0.2 और अपने को t में परसेंटेज एरर दिया था, तो t में परसेंटेज एरर दिया था 1.5%। अपने को तो डेल्टा t चाहिए, तो मैं यहां पे कर देता हूं इसको देखिए t में परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा t/t इंटू 100 और ये दिया है अपने को 1.5, तो डेल्टा t इंटू 100 चाहिए अपने को, तो डेल्टा t इंटू 100 हो गया 1.5 इंटू टी। और किस टाइम पे बात हो रही है 5 सेकेंड पे, तो 1.5 इंटू 5 ये आ जाएगा 7.5। यहाँ पे रख दो 7.5, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2.5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 1.5, तो ये आ जाएगा 4%। ये आंसर यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से बच्चों एरर के क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब देखो बच्चों लास्ट पार्ट, स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर्स। इनको अगर तुम एक बार समझ लोगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं तो उसके बाद क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं रहता है। अलग अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन ऐसा बन भी नहीं पाता है। इनमें सिंपली क्या पूछा जाता है, रीडिंग पूछा जाता है। तो बच्चों जब स्क्रू गेज की बात आती है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए पिच क्या रहता है। तो पिच का डेफिनेशन समझने की जरूरत है कि भाई जब हम सर्कुलर स्केल को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करा देते हैं तो वो मेन स्केल पे जितना आगे पीछे चलता है उसको बोलते हैं पिच। लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं स्क्रू गेज का, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये बेसिक डेफिनेशंस याद होने चाहिए। फिर उसके बाद रीडिंग का तो सीधा सा फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और अगर जीरो एरर दिया जाए तो माइनस जीरो एरर। जीरो एरर से डरने की जरूरत नहीं है। जीरो एरर भी एक तरीके से रीडिंग ही होता है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तब स्क्रू गेज कितना रीडिंग दे रहा है उसी को हम बोलते हैं जीरो एरर। तो अगर किसी स्क्रू गेज में जीरो एरर है तो उसका जो फाइनल रीडिंग जो हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट का थिकनेस वो आता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर नहीं है तो फिर ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत है नहीं। अब इसमें बस ये समझ लो मेन स्केल रीडिंग क्या है।
क्योंकि लीस्ट काउंट निकालना सीख लिए हैं। मेन स्केल रीडिंग रहता है कि भाई मेन स्केल पे जितना आपको क्लियरली विजिबल है उसको बोलते हैं स्क्रू गेज का मेन स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग किसको बोला जाता है, ये भी बड़ा आसान सा है कि भाई सर्कुलर स्केल का वो मार्क जो मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड करे उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो कभी कभी डायग्राम बना के दे देते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई मेन स्केल पे कहाँ तक अपने को क्लियरली दिख रहा है और सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अगर डायग्राम बना के नहीं देते तो वो क्वेश्चन में बोल देते हैं कि भाई मेन स्केल पे इतने मार्क तक अपने को दिख रहा है, सर्कुलर स्केल का ये मार्क मेन स्केल की रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो सिंपली स्क्रू गेज का एक बार आप समझ लो किस तरीके से ये काम करता है और उसके बाद पिच और लीस्ट काउंट का बेसिक डेफिनेशन याद रखो, रीडिंग का फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के केस में बच्चों दो केस बनते हैं। एक, अगर वन मेन स्केल डिवीजन वन वर्नियर स्केल डिवीजन से ज्यादा है तो वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट हो जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। एक बार लीस्ट काउंट निकाल लिया तो रीडिंग का सीधा फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर जैसा स्क्रू गेज में था वैसा ही वर्नियर कैलिपर्स में रहता है कि भाई जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखते तब वर्नियर कैलिपर्स जो रीडिंग दे उसको हम बोलते हैं उसका जीरो एरर। अब ये समझ लो मेन स्केल रीडिंग क्या रहता है तो एक्चुअल में वर्नियर कैलिपर्स का जो जीरो में जो मेन स्केल है और दूसरा रहता है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग जो रहता है वो रहता है रीडिंग ऑन मेन स्केल टू द लेफ्ट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल या तो डायग्राम बना के दे देंगे तो उसमें हमें दिख रहा होगा कि वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ है। वर्नियर स्केल के जीरो के जो जस्ट लेफ्ट साइड में मेन स्केल पे रीडिंग दिखेगा वो ये मेन स्केल रीडिंग। या फिर क्वेश्चन में बोल देते हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर का जो जीरो है वो 5.1 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इसका मतलब है वर्नियर स्केल के जो जीरो है उसके एक तरफ है 5.1 एक तरफ है 5.2 तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 5.1 तो वो हो गया मेन स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग जो रहता है इसका वो रहता है मार्क ऑफ वर्नियर स्केल या फिर इसको बोल देते हैं डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स with any mark of मेन स्केल कि भाई वर्नियर स्केल का वो मार्क वो डिवीजन जो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा। तो डायग्राम बना के देंगे तो हम देख लेंगे वहां पे। अगर क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल होगा तो उसमें बोल दिया जाता है कि भाई वर्नियर स्केल का 7th मार्क मेन स्केल के किसी मार्क के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 7। ठीक, और लीस्ट काउंट तो हमने निकालना सीख लिया। दूसरा आता है वन वर्नियर स्केल डिवीजन अगर वन मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा हो गया तो लीस्ट काउंट हो जाता है वन वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस वन मेन स्केल डिवीजन। ये याद रखो। रीडिंग यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, ये आ जाता है मेन स्केल रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बाकी जीरो एरर जब भी होता है तो हमेशा जीरो एरर माइनस ही होता है। ठीक, अब इसमें जो मेन स्केल रीडिंग है ना ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उधर तो था कि भाई वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके लेफ्ट में जो मेन स्केल पे रीडिंग है, यहां ये हो जाता है राइट में। तो ये ध्यान रखो, अगर हम इसके लिए लिखें तो ये आ जाएगा रीडिंग ऑन मेन स्केल टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो सिंपल सी बात है, डायग्राम देंगे तो हम देख लेंगे, अदरवाइज वो बोल देते हैं कि भाई वर्नियर स्केल का जीरो 5.1 और 5.2 के बीच में है। तो ऐसे केस में जब वन वर्नियर स्केल डिवीजन वन मेन स्केल डिवीजन से ज्यादा हो जाए तो वर्नियर स्केल के जीरो के इधर तो है 5.1 मेन स्केल का और इधर है 5.2,
तो मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे 5.2 इस तरीके से। बाकी वर्नियर स्केल रीडिंग का सेम ही मतलब है कि भाई वर्नियर स्केल का वो मार्क जो मेन स्केल के किसी भी मार्क के साथ कोइंसाइड करे। और इनटू लीस्ट काउंट ध्यान रखो 1 VST माइनस 1 MST, अगर 1 VST ज्यादा है तो। और जीरो एरर तो वही है बिना कोई ऑब्जेक्ट रखे अगर रीडिंग दे वर्नियर कैलिपर तो उसी को बोलते हैं उसका जीरो एरर। तो इस तरीके से बच्चों ये सिंपली आप अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो उससे जेई मेंस क्या एडवांस का भी कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो।